हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जय हो स्टडी चैनल के प्रीलिम्स प्रहार सीरीज में। आज है हमारा डे 8। इसके पहले के साथ जो लेक्चर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में प्रीलिम्स प्रहार प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहां से देख सकते हैं और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसके नोट्स बना सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे सामने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, TCS जय हो। आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको QR दे दूंगा, उसको भी स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो नए छात्र हैं उनको मैं बता दूं कि इस प्रीलिम्स प्रहार सीरीज में हम क्या करते हैं। तो हम PYQs के बेसिस पे जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उनसे जुड़े प्रीलिम्स के फैक्ट्स को देखते हैं और उन करंट अफेयर्स से जुड़े जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स हो सकते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस सीरीज को आप 100 दिन फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि आपके प्रीलिम्स में आपका स्कोर इससे इम्प्रूव होगा। आपको सवालों को सॉल्व करने में बहुत मेहनत नहीं लगेगी। आप बहुत ही रिलैक्स तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे प्रीलिम्स के सवाल सॉल्व होंगे और एग्जाम हॉल में आपको प्रेशर भी कम फील होगा। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं डे 8। तो डे 8 में हम सबसे पहले देखने वाले हैं आज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पॉवर्टी टॉपिक हर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटर्स जो हमारे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 किसने जारी किया है? तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने मिलके जारी किया है। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को आप याद रखेंगे। किस साल के लिए रिलीज किया गया है? तो 2025 के लिए। इसका थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है, ओवरलैपिंग हार्डशिप्स, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड। यानी परस्पर जो कठिनाइयां हैं वो कैसे ओवरलैप कर रही हैं, जैसे गरीबी और जलवायु के जो खतरे हैं वो कैसे इंटरलिंक्ड है। इस बार का थीम ये है। और थीम है तो पहली बार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने जो डेटा है वो जारी किया है, जिसमें कि क्लाइमेट हैजर्ड के भी डेटा को इंक्लूड किया गया है। यानी कि जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो उन जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं, उनकी वजह से गरीबी कैसे बढ़ रही है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका भी अध्ययन किया गया है। तो इस बात को आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है या असर्शन रीजन के सवाल में फ्रेम करके पूछा जा सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे। और कौन कौन से क्लाइमेट हैजर्ड्स की बात हुई है? तो जैसे बहुत ज्यादा गर्मी का पड़ना, हीट हीट स्ट्रोक से आपने न्यूज में पढ़ा होगा, देखा होगा कि लोगों की मृत्यु हो जाती है। सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन, फ्लड, ड्रॉट और हीट। आप इन चारों को याद रखेंगे। आपसे ऐसे भी MCQ पूछा जा सकता है कि इन चार में से कौन सा नहीं है, तो उसमें आपको कुछ और दे देगा। तो आपको ये सारी चीज याद रखेंगे। ये रिपोर्ट कितने देशों को कवर करती है? तो 109 कंट्रीज को कवर करती है। और इसने ये बताया है कि 1.1 बिलियन लोग यानी 18.3% लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं, यानी कि बहुआयामी गरीब हैं। उनके जीवन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। तो UNDP के बारे में भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े क्वेश्चंस भी MCQ फॉर्मेट में प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। उनके हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं, वो किस सन में स्टैब्लिश किए वो भी पूछे जा सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का काम का है क्या है? तो जितने भी यूनाइटेड नेशंस में जितने भी राष्ट्र हैं उनमें कैसे, उनमें लोगों का जीवन में कैसे सुधार हो रहा है या फिर उनमें गिरावट आ रही है, इन सारी चीज़ों का वो अध्ययन करता है। और ये यूनाइटेड नेशंस की एक डेवलपमेंट एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसका मेन फोकस क्या होता है कि गरीबी का उन्मूलन कैसे किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव किया जाए, सुशासन को कैसे बेहतर किया जाए और गवर्नेंस को कैसे रिजिलियंट बनाया जाए, और मानव विकास में इन सबका जो योगदान है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये स्टडी करता है, रिसर्च करता है और डेटा देता है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पब्लिकेशन है आपको पता भी होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट।
यानी मानव विकास रिपोर्ट ये पब्लिश करता है। और ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ मिलकर प्रकाशित करता है। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर किस सन में ये इस्टेब्लिश किया गया। अब देख लेते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट ने बताई है ग्लोबली। तो इसने बताया है कि पूरे विश्व में लगभग 1.1 अरब लोग यानी 18.3% जो पॉपुलेशन है पूरे दुनिया का, वो मल्टी डायमेंशनल एक्यूट पुअर है। और ये कितने जनता को कवर कर रहा है, तो 6.3 बिलियन लोगों को 109 कंट्रीज में ये कवर कर रहा है। और ये बता रहा है कि बहुआयामी गरीबों में आधे से अधिक बच्चे हैं। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। बच्चों के बारे में भी इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया है, बच्चों के ऊपर भी ये जो रिसर्च है, ये जो रिपोर्ट है वो फोकस्ड है। ये रिपोर्ट बता रही है कि 83.5% जो लोग हैं गांव में, रूरल एरियाज में, वो गरीब हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 83.5% लोग रह रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। और 64.5% जो गरीब हैं वो मध्यम आय वाले देशों में हैं, यानी मिडिल इनकम कंट्रीज में है। मिडिल इनकम कंट्रीज का मतलब क्या हुआ कि जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा ना हो, यानी प्रति व्यक्ति आय उनका कम होता है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में 55.5% लोग जो हैं वो गरीब हैं, वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं। और 9% जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सिर्फ 9% सिर्फ जो गरीब लोग हैं वो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं। यानी सबसे कम जो है वो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में है, उससे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा आपको रूरल पुअर हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। और 64.5% जो गरीब हैं वो मध्यम आय वाले देशों में हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको स्टेटमेंट में भी कंफ्यूजिंग तरीके से दे सकता है, परसेंटेज चेंज करके दे सकता है, ऊपर नीचे इंटरचेंज करके ये परसेंटेज दिया जा सकता है, ताकि आपको सवाल सही लगे, आप गलत करके आ जाएं उसको। तो अब इसने क्या बताया है कि लोग गरीब क्यों हैं। जो लोग गरीब हैं उनके जीवन में कौन कौन से डिप्रिवेशन है, यानी कि उनको कौन सी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ये किन सुविधाओं के बारे में बात करता है, तो क्लीन कुकिंग फ्यूल होना चाहिए, यानी खाना पकाने का जो ईंधन हो, स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन अवेलेबल होना चाहिए। लोगों के पास पर्याप्त आवास की सुविधा होनी चाहिए। उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, उनके आसपास स्वच्छता हो, वो अंडर न्यूट्रिशन से ग्रसित ना हो, यानी कि उनका जो पोषण है, उनका खान पान है वो बेहतर हो, इस बारे में भी देखा जाता है। और स्कूल से बाहर कितने बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कितने हैं, इन सारे डायमेंशंस को माप के ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो एक बार देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स क्या कहता है। तो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स कह रहा है कि गरीब को केवल इनकम से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हुई जितनी भी डिप्रिवेशन हैं उसके जीवन में, क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसकी वजह से बेहतर नहीं हो रही है, उसके आधार पर ये मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स मापा जाता है। इसीलिए इसका नाम भी है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। यानी कि सिर्फ एक आयाम जो कि इनकम का है, आय का है, उसको ही नहीं मापा जाता है, बल्कि सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका पर्पस भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि इनकम बेस्ड पॉवर्टी में को मेजर करना और कॉम्प्लीमेंट करना कि कैसे जो इनकम है और जो गैर मौद्रिक वंचनाएं हैं, जो डिप्रिवेशन हैं, वो कैसे एक दूसरे को पूरक हैं और ये गरीबी को बढ़ावा देती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि किसका वेटेज कितना है, आपको ये बात भी जानना होगा क्योंकि फैक्चुअल सवाल बन सकता है। तो स्वास्थ्य का जो डायमेंशन है उसमें क्या देखा जाता है कि पोषण की स्थिति कैसी है, न्यूट्रिशन मिल रहा है लोगों को, नहीं मिल रहा है, बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, और इसका वेटेज है वो 1/3 है। आपको बस यही रट्टा मार लेना है कि 1/3 है हेल्थ का वेटेज इसमें। फिर शिक्षा में क्या मापा जाता है, तो शिक्षा में ये मापा जाता है कि जो बच्चे हैं उनकी स्कूली शिक्षा कितने वर्ष की है, और विद्यालयों की जो उपस्थिति है, इसमें विद्यालयों में जो उपस्थिति है बच्चों की, स्कूल अटेंडेंस वो कितनी है, वो उसका परसेंटेज कितना है, इसका वेटेज कितना है, तो 1/3 है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, यानी कि जीवन का स्तर कैसा है, तो खाना पकाने का ईंधन क्या लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्वच्छता है या नहीं है, पेयजल की समस्या क्या है या नहीं है, साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लोगों के घरों तक पहुंच रही है, लोगों के जीवन में रोशनी है या अंधेरा ही है,
उनको रहने के लिए एक ठीक ठाक घर है या नहीं है, साथ के साथ उनके पास एसेट्स क्या हैं, उनकी परिसंपत्तियां क्या हैं, इसका भी वेटेज 1/3 है। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट जो डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनका वेटेज 1/3 है। इसमें कुल 3 आयाम है और इसके 10 संकेतक हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिया जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 संकेतक और 10 आयाम है, या फिर दे देगा 6 संकेतक और 15 आयाम है, कुछ ऐसे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इंडिकेटर्स जो है वो स्वास्थ्य के संकेतक वो 1/6, ये बहुत डिटेल में है, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग के इंडिकेटर हैं वो 1/18 ईच हैं। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि हु इज मल्टी डायमेंशनली पुअर, यानी कि बहुआयामी गरीब कौन है। एक बार इसको समझ लेते हैं। तो जिस इंसान का डिप्रेवेशन स्कोर, यानी कि ये सारे जो कैलकुलेशंस करने के बाद जब उसका किसी व्यक्ति का स्कोर 33.3% के बराबर या उससे कम आएगा, यानी 1/3 तक ही उसका स्कोर पहुंचेगा, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल पुअर कहेंगे। अब इसको की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है ताकि आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हेड काउंट रेशियो इसमें जो होता है, हेड काउंट रेशियो यानी कि ये देखा जाता है कि पूरी जनसंख्या में कितने गरीब हैं उनको हम पहचान सकें, यानी गरीबों का अनुपात जो होता है उसका। और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, जिसको ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कि कितने लोगों द्वारा गरीबी झेली गई है, यानी कि कितने लोगों का जो लोग हैं उनमें उनके जीवन में जो बाकी चीजें होनी चाहिए जिनकी वजह से गरीबी नहीं है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, इनमें क्या क्या कमियां हैं और कितनी कमियां हैं ये नापा जाता है कि इंटेंसिटी कितनी होती है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। यही यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। तो बस आपकी जानकारी के लिए ये मैंने बता दिया है। आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप याद नहीं करेंगे, आपको बस फैक्ट्स डेटा याद करना है। अब पहली बार इसमें क्लाइमेट इंड्यूस्ड पॉवर्टी के बारे में बात किया गया है, तो एक बार इसका लिंकेज समझ लेते हैं। तो जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट शॉक है वो एग्जिस्टिंग पॉवर्टी को बढ़ाता है, जो गरीबी है उसको बढ़ाता है। ये रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रही है। ये कह रही है कि एक्सपोजर टू हीट, ड्रॉट, फ्लड और एयर पोल्यूशन जो है वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कम करते हैं, उनके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट डालते हैं और इस वजह से गरीबी बढ़ती है। तो ये बता रहा है रिपोर्ट कि 309 मिलियन जो गरीब लोग हैं वो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो इन चारों समस्याओं को, या फिर इनमें से कोई 2 3 4 जो हैं वो एक साथ इन समस्याओं को झेल रहे हैं। तो जो क्लाइमेट शॉक है उसने लगभग 32 मिलियन लोगों को 2022 में डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कि 32 मिलियन लोगों को अपने रहने की जगह को छोड़ना पड़ा है और इधर उधर जाना पड़ा है, जिससे गरीबी बढ़ी है। तो अब भारत के संदर्भ में इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है भारत का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हम डेटा देख लेते हैं। वो तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 130 इसकी रैंक है भारत की। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या बताया जा रहा है, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया जा रहा है कि ये गरीबी जो है भारत में 55.1% से घटकर 16.4% रह गई है। 2019-21 का डेटा ये बताया जा रहा है, यानी कि 414 मिलियन जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, यानी कि बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल गए हैं। और इसका वैल्यू क्या है ये आपको याद रखना होगा, 0.069 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का भारत में वैल्यू है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है भारत का, तो 130 है। इस बात को आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं करेंगे इन दोनों को। अब देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो कमी है हमारे देश में, जो मल्टी डायमेंशनल पुअर लोग हैं उनमें किस चीज की कमी है, तो पोषण की कमी है, जो कि 28.6% है। ईयर ऑफ स्कूलिंग कितनी है उसका कैलकुलेशन क्या बता रहा है, तो 18.7% जो लोग हैं उनको स्कूलिंग मिल रही है। साथ के साथ हाउसिंग कितने लोगों के पास है, तो 11.0%, कुकिंग फ्यूल 11.2%, सैनिटेशन 9.1% लोगों के पास, और ड्रिंकिंग वाटर 2.2% लोगों के पास। बिजली जो है वो 1.7% लोगों के पास। और एसेट्स जो हैं यानी कि बाकी जो उनके पास
परिसंपत्तियां हैं वो 4.5% है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको न्यूट्रिशन याद रखना होगा कि सबसे ज्यादा डिप्रिवेशन किस किस के मामले में है, तो लोगों के पास पोषण वाला आहार नहीं है, वो पोषण उनको बेहतर नहीं मिल पा रही है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी किया गया 2023 का। इसका वैल्यू क्या है तो 0.685 और एमपीआई का वैल्यू क्या है 0.069। आप इन दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। 0.069 एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का वैल्यू, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू है 0.685। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.009, इसमें पॉजिटिव चेंज आया है। हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितनी है, यानी कि जीवन प्रत्याशा 72 साल, आपको पता भी होगा। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है, यानी कि 13 साल। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतने लोग स्कूल जाते हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी है तो 6.9%, ये काफी कम है, इसको और बेहतर करना होगा। और जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो 9,047 रुपीज है 2021 की परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे। तो ये सारी चीजें आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ध्यान रखेंगे कि 0.685 हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू है। अब पॉवर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किन क्षेत्रों में ज्यादा पॉवर्टी है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या बता रहा है। तो सब सहारन अफ्रीका यानी कि उप सहारा के क्षेत्र और साउथ एशिया में ये कुल मिलाकर 83.2% जो लोग हैं वो बहुआयामी गरीब हैं, यानी कि सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग रह रहे हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कमी किन क्षेत्रों में आई है, तो 88 देशों में इसमें कमी आई है, और 76 कंट्रीज ने में कम से कम एक जो इनका इंडेक्स होगा उसमें इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी कि उसमें गरीबी कम हुई है। जो 26 में से 16 कंट्रीज हैं वो उन्होंने ये शो किया है कि ये जो इंडेक्स है इसमें उनमें सिग्निफिकेंट बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है, यानी कि जो गरीबी है वो कम हुई है। प्रोग्रेस जो है वो असमान है, जैसे कि किसी क्षेत्र में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और किसी क्षेत्र में किसी इंडेक्स में कम प्रदर्शन किया है, यानी कि उसमें हालत खराब है लोगों की किसी कॉन्टिनेंट में, किसी देश में, ये बात बताई गई है। और जो सबसे तेज जो रिडक्शन हुआ है गरीबी में, बहुआयामी गरीबी में, वो कहाँ हुआ है तो बेनिन में, कंबोडिया में और तंजानिया में। तो आप इन कंट्रीज का नाम याद रखेंगे, बेनिन, कंबोडिया और तंजानिया। ठीक, जब हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लिया तो हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन रिलीज करता है आपका, तो ये आपका नीति आयोग ने रिलीज किया हुआ है, 2023 के लिए इसने रिव्यू किया है। और ये किसके साथ मिलकर, तो वही यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ। तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, हमसे पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग ने जारी किया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और ये किन संकेतकों पे जारी किया गया है, तो जो पारंपरिक आय से जुड़े जो संकेतक हैं उनमें कैसे गरीबी का मापन किया जाए, इसके उद्देश्य के साथ इन्हें सारे जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जो कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जीवन स्तर हो गया, यानी कि जो हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखा था इंडिकेटर्स, उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं इंडिकेटर्स पे ये भी जारी होता है। और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को ये भी फॉलो करता है यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा के साथ मिलके। और ये इस डायमेंशन, ये जो तीनों हैं, हेल्थ, शिक्षा और जीवन स्तर, इनको बराबर वेटेज दिया गया है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के साथ में। तो अब इन इंडिकेटर्स में देख लेते हैं कि क्या क्या मापा जाता है। तो हेल्थ में, जैसे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मापा जाता था न्यूट्रिशन, वैसे इसमें भी पोषण है, बाल मृत्यु की दर क्या है, और बाकी हेल्थ से रिलेटेड फैक्टर्स जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल अटेंडेंस कितनी है, कंप्लीशन रेट कैसा है, यानी कि जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है स्कूल को वो क्या वो स्कूलिंग को कंप्लीट करके बाहर निकल रहा है या बीच में ही ड्रॉप आउट हो जा रहा है। साक्षरता का स्तर कैसा है, इसको मापा जाता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर में क्या मापा जाएगा, तो आवास की गुणवत्ता,
विद्युत है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, और लोगों के पास घरेलू परिसंपत्तियां यानी एसेट्स कितनी हैं और कैसी हैं, ये मापा जाता है। तो आप इन तीनों डायमेंशंस को, आपके लिए ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे कि कौन कौन से इसमें सब इंडिकेटर्स हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसमें क्या बताया जा रहा है, उसमें कुछ चीजें बताई जा रही हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान ने इसमें इसमें जो गरीब हैं वो सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है। तो आप याद रखेंगे यूपी, बिहार, एमपी और उड़ीसा। साथ के साथ और क्या बताया जा रहा है, तो 2019-21 में 43.3% जो है वो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है। और कुछ फैक्ट्स और डेटा है। एसडीजी 1 जो है वो पॉवर्टी को कम करने का बात करता है, 1.2, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आपको मैच द कॉलम करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़े हुए आपको क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, डायरेक्ट पूछा जाता है यूपीपीसीएस में कि कौन सा टारगेट है, कौन सा गोल है, तो आप इसको याद रखेंगे। और 135 मिलियन लोग जो हैं, यानी कि 13.5 करोड़ लोग हैं, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से 2019 से 21 के बीच में बाहर निकले हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। अब जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है, उसका मतलब क्या होता है, एक बार हम गरीबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स में, क्योंकि यहाँ से जुड़े, गरीबी से जुड़ा हुआ भारत सरकार बहुत सारे पॉलिसी डिसीजंस लेती है, फ्रेमवर्क तैयार करती है, तो आपको गरीबी के बारे में भी समझना होगा। तो जब हम इस टॉपिक तक पहुंचे हैं तो एक बार समझ लेते हैं। तो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो क्या होता है, यानी कि कुल जनसंख्या में बहुआयामी गरीब व्यक्तियों का अनुपात कितना है, यानी कि जो प्रपोर्शन है वो कितना है, इसी को कहते हैं हम हेड काउंट रेशियो। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, इसी को पुअर पीपल अपॉन पॉपुलेशन इनटू 100, ऐसे हम मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं उनका हेड काउंट रेशियो हम बता सकते हैं। तो 2015-16 में 24.85% लोग थे, जो कि घट के 2019 से 21 में 14.96% लोग रह गए हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेज डिक्लाइन देखा गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी किसे कहते हैं, यानी कि बहुआयामी गरीबी कितने लोगों द्वारा औसत झेली जा रही है, उनके जीवन में जो डिप्रिवेशंस हैं वो कितना एवरेज है उसका। तो ये भी कम हुआ है, 2015-16 में 47.14% था, जो कि 2019 से 21 में 44.39% रह गया है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें भी डिक्लाइन आई है, कितने लोग गरीब हैं इसमें भी कमी आई है। आप इन दोनों फैक्ट्स को याद रखेंगे। तो हेड काउंट रेशियो एक बार देख लेते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कमी आई है। तो पहले बिहार है, फिर झारखंड है, फिर मेघालय है, फिर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 22.93% हेड काउंट रेशियो है। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे। इंडिया के लेवल पे जो परसेंटेज चेंज हुआ है हेड काउंट रेशियो के बीच में, वो बिहार में हुआ है सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में 14.75% चेंज हुआ है। ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं, आप रटेंगे नहीं तब भी ठीक रहेगा, आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। तो एक बार गरीबी का जो बेसिक फंडा है उसको समझ लेते हैं। तो भारत शुरू से गरीब तो नहीं था। अंग्रेजों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जैसे उन्होंने हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे उनका दोहन किया, इसकी वजह से हमारी गरीबी बढ़ी। तो 1947 में कितने प्रतिशत गरीब थे भारत में, लगभग 80% गरीब थे, यानी कि कितनी ज्यादा गरीबी थी। 1973 में 55% गरीब थे, इस ये योजना आयोग ने अनुमान लगाया। फिर 1993 में 36% गरीब थे, जब एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, यानी कि हमारी इकोनॉमी को खोला गया, इन्वेस्टर्स को आने दिया गया, और जो लाइसेंस राज था, यानी कि गवर्नमेंट का जो डिक्टेट था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, उसको कम किया गया। फिर 2011-12 में 27.1% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंतर्गत थे, और ये लगभग $2.15 प्रतिदिन इनकी आय इससे भी कम थी। और ये विश्व बैंक ने उस समय 2011-12 में मेजर दिया था कि जिस व्यक्ति की आय $2.15 प्रतिदिन से कम होगा उसको हम गरीब कहेंगे। 2019 से 21 के बीच में 16.4% लोग
बहुआयामी गरीबी के बीच में है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने बताया ही है। फिर 2022-23 में 11.28% लोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर हैं, यानी ये नीति आयोग का आंकड़ा है। और नीति आयोग क्या कह रहा है, तो 24.82 करोड़ लोगों ने पिछले 9 साल में ये गरीबी से बाहर निकल गए हैं। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे, 24.82। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर इसी 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से 2 आ जाएगा, यानी 2482% लोग। कुछ ऐसे ही याद करने के लिए आप भी अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं, तरीके बना सकते हैं। और 2022-23 में क्या बताया गया कि 5.3% जो लोग हैं वो एक्सट्रीम पोवर्टी के अंतर्गत हैं। वर्ल्ड बैंक ने अपना पोवर्टी लाइन जो एस्टिमेट करता है वो जून 2025 में एस्टिमेट की, वो उसको चेंज किया है। उसने ये बोला है कि जो व्यक्ति अब $3 प्रतिदिन से अत्यधिक कमा रहा होगा वो गरीब नहीं होगा। तो आप इस फैक्ट को याद रखेंगे कि अब $3 हो गया है, पहले ये आपका $2.25 था। तो आप इसको याद रखेंगे। तो अब गरीबी से जुड़ी हुई बात हो रही है, तो ये भी देख लेते हैं कि गरीब इंसान जो होते हैं उनको कितने तरीके की गरीबी होती है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्रॉनिक गरीब आते हैं, यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय के लिए गरीबी रेखा से नीचे होता है, उसको हम क्रॉनिक पुअर कहते हैं। फिर आता है ट्रांजिएंट पुअर, यानी कि ये टेम्पोररी अवस्था में होते हैं, कभी इनकी स्थिति अच्छी होती है, इनकम बेहतर हो जाती है तो ये गरीबी रेखा से बाहर आ जाते हैं। फिर आते हैं नॉन पुअर, यानी कि जो गरीब नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग गरीबी रेखा से नीचे कभी नहीं आते हैं। तो इसी को देख लेते हैं। तो क्रॉनिक पुअर में भी 2 टाइप के होते हैं। ऑलवेज गरीब, हमेशा गरीब जो रहते हैं, यानी कि जो ये गरीबी रेखा है तो इसके नीचे ही ये व्यक्ति रहेगा, ऐसे इसका ग्राफ दिखाया गया है। अ पर्सन हु इज ऑलवेज पुअर इज नोन एज क्रॉनिक पुअर, आप ये भी कह सकते हैं। और यूजुअली पुअर भी आता है क्रॉनिक पुअर में, यानी कि साल में उसके पास 1 महीने पैसा आ गया, फिर बाकी के महीने पैसे ही नहीं रहे, वो व्यक्ति भी, यानी कि जो हमेशा अक्सर गरीब रहता है उसको यूजुअली पुअर कहा जाएगा। ट्रांजिएंट पुअर में कौन आता है, यानी कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर नीचे होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल जितने स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके घर से जब पैसे आते हैं तो महीने के कुछ दिन वो काफ़ी अच्छे से रहते हैं, फिर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो उनको दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको हम चर्निंग पुअर कहते हैं, यानी कि जिनकी गरीबी रेखा से ऊपर नीचे जिनका ग्राफ करता रहे, कभी उनके पास पैसे हों कभी ना हो। फिर आते हैं ओकेजनली पुअर, यानी कि ये लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे कभी कभी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमेशा गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं। तो ये जो 2 टाइप के लोग हैं ये किस में आते हैं, ट्रांजिएंट पुअर में, यानी कि ट्रांजिशन होता रहता है इनका गरीबी रेखा के ऊपर और नीचे। फिर आते हैं जो लोग जो कि कभी गरीब नहीं रहते हैं, ये हमेशा गरीबी रेखा के ऊपर ही रहते हैं, इनको हम कहते हैं नॉन पुअर। तो ये कुछ टाइप के लोग हो गए गरीबी रेखा जिनके बारे में बता रही है कि क्या वो गरीब हैं या नहीं है। तो अभी जैसे करंट अफेयर्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो है उसको जून 2025 में रिवाइज कर दिया है, जो कि पहले $2.25 था पर डे 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी के, उसको बदल के वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अब जो इंसान $3 से कम कमाएगा वो होगा गरीब, यानी कि पर डे अब उसको कम से कम $3 उसकी जिसकी आमदनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन रुपी में 90 रुपए का अगर एक्सचेंज रेट चल रहा हो तो $3 इंटू 90 अगर आप करें तो 270 रुपए से कम अगर कोई कमाएगा एक दिन में तो वो गरीब है भारत के संदर्भ में। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट आप देख लेंगे। तो ये एक और सेक्शन है महत्वपूर्ण, और जहां से हमें प्रीलिम्स में सवाल देखने को मिलता है। और वो क्या सेक्शन है, तो वो सेक्शन है कि जो कमिटीज बनी थी गरीबी को कम करने के लिए या फिर गरीबी रेखा को डिफाइन करने के लिए, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जो कमिटी है वो गरीबी के लिए उसने कुछ काम किया है। तो ऐसे भी सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इन कमिटीज के बारे में। तो सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, राष्ट्रीय योजना समिति किस साल में, तो 1938 में।
और इसके चेयरमैन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने बताया कि 15 से 20 रुपए जो अगर किसी इंसान का है पर मंथ न्यूनतम आय, तो वो व्यक्ति एक ठीक ठाक जीवन जी सकता है, और उसको हम ये बोलेंगे कि ये गरीबी रेखा के आसपास है। लेकिन आप सोचिए उस समय, ये 1938 में ये बोला गया, तो उस समय 15-20 रुपए की वैल्यू भी बहुत ज्यादा थी, आज के जैसे नहीं थी। फिर आया बॉम्बे प्लान 1944 में। ये कुछ उद्योगपति जो बंबई में रहते थे उन्होंने बनाया, और इसमें बताया गया कि 75 रुपए पर कैपिटा पर ईयर होना चाहिए किसी इंसान को पॉवर्टी लाइन के नीचे डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए। कम से कम 75 रुपए पर एक इंडिविजुअल एक साल में अगर 75 रुपए कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है, बॉम्बे प्लान ने बताया, जो कि 1944 में आया। प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया 1962 में। इसने बताया कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 25 रुपए कोई इंसान कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के बाहर है। फिर आया डांडेकर रथ, इन दोनों ने मिलकर एक स्टडी किया 1971 में, जिसके चेयरमैन थे वीएम डांडेकर और एन रथ, आपने नाम सुना भी होगा। और ये जो था वो पहला सिस्टमैटिक असेसमेंट था, यूजिंग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डेटा को इन्होंने यूज किया और बताया कि 2250 किलो कैलोरी पर डे अगर कोई इंसान कंज्यूम कर रहा है तो वो गरीब नहीं है। यानी कम से कम 2250 किलो कैलोरी पर डे, यानी इन्होंने कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर गरीबी का एस्टिमेशन किया। और पहला ये जो था वो सिस्टमैटिक एस्टिमेशन था, तो आप इनका ईयर याद रखेंगे 1971, दांडेकर रथ स्टडी आया। फिर आया अलग कमेटी, वो अलग कमेटी टास्क फोर्स कब बनी? तो 1979 में, 1979 में। इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो वाई के अलग थे। इन्होंने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि कितना कोई इंसान किस तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है और वो कैसे उपभोग की वस्तुएं खरीद रहा है, इसके बेसिस पे इन्होंने गरीबी रेखा को डिफाइन करने की कवायद की कोशिश की। तो आप याद रखेंगे 1979 में वाई के अलग कमेटी ने, या वाई के अलग कमेटी टास्क फोर्स आई। फिर आया लकड़वाला कमेटी, यह आया आपका 1993 में। इसके चेयरपर्सन कौन थे? डीटी लकड़वाला। डीटी लकड़वाला ने क्या बताया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है अगर वो अर्बन एरियाज में है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, उसके बेसिस पे इन्होंने गरीबी रेखा को डिफाइन करने की कोशिश की। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर के बाद को किसने बोला कि इसके बेसिस पे हम गरीबी रेखा की बात करेंगे? तो ये थे लकड़वाला कमेटी, और ये कब आए? 1993 में। फिर देख लेते हैं तेंदुलकर कमेटी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2009 में आया, और इसके चेयरपर्सन कौन थे? सुरेश तेंदुलकर। और इनका जो आधार था गरीबी रेखा को डिसाइड करने का, वो सिर्फ केवल कैलोरी के बेसिस पे इन्होंने गरीबी रेखा को ही डिफाइन करने की कोशिश नहीं करी, बल्कि इन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा और जो पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है लोगों का, उसको शामिल करने की कोशिश की। और एक इन्होंने मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बेसिस पे इस बात को डिफाइन करने की कोशिश करी कि कौन गरीब होगा कौन नहीं होगा। तो आप इस बात को याद रखेंगे। 2009 में आए तेंदुलकर साहब, और उन्होंने बोला कि अब ये जो है वो हम कैलोरी के बेसिस पे गरीबी रेखा को काउंट नहीं करेंगे। फिर आए रंगराजन कमेटी, और ये लेटेस्ट है, आपको इनको भी ध्यान में रखना होगा। 2012 में आए, और इसके चेयरपर्सन थे सी रंगराजन, ये आरबीआई के भी गवर्नर बने। तो इन्होंने बताया कि जो मानक पोषण आवश्यकताएं हैं किसी व्यक्ति की, वो और व्यवहार आधारित जो गैर खाद्य व्यय का उपयोग है, यानी कि नॉन फूड एक्सपेंडिचर है। इंसान ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खाना ही खाता है, सिर्फ पोषण ही लेता है। उसके जीवन में 12-13 तरीके की दिन भर में वो कुछ शॉपिंग करता होगा। आप लोग आजकल ऑनलाइन मिंत्रा, जोमेटो, स्विगी ये सब करते होंगे। तो इस तरीके से उसके जो और भी खर्चे हैं उनको भी देखा जाएगा। और उन्होंने मॉडिफाइड मिक्स रेफरेंस पीरियड की सिफारिश करी। तो तेंदुलकर कमेटी की क्या विशेषता थी कि इनकी समिति की तुलना में अधिक गरीबी का अनुमान था। तो सॉरी, ये रंगराजन कमेटी जो थी
ये तेंदुलकर कमेटी की तुलना में इन्होंने अधिक गरीबी का अनुमान लगाया। तो सी रंगराजन थोड़े कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, ये आए 2012 में। तेंदुलकर कमेटी आई उनसे 3 साल पहले 2009 में। तो आपको मोटा मोटी आपको ये ईयर्स याद होने चाहिए, ईयर आपको पूछ सकता है। तो अब भारत सरकार भी बहुत सारे स्टेप्स लेती है, बहुत सारे पॉलिसीज लेकर आती है गरीबी को दूर करने के लिए। तो हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो पॉलिसी कौन सी है, किस साल में लॉन्च हुई है, उसका क्या उद्देश्य है, ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे हम सवाल बना लेंगे। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को देखते हैं। तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि गरीब के लिए बना है, प्रधानमंत्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। गरीब का कल्याण कैसे होगा, अन्न दे के होगा, अन्न योजना है। तो ये कब आई, कोविड के दौरान अप्रैल 2020 में आई, जब लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं था। तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री भी याद रखना होगा, इसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च किया अप्रैल 2020 में। और इन्होंने इसका क्या उद्देश्य था, तो गरीब एवं कमजोर वर्ग की खाद्य एवं पोषण की सुरक्षा करना। जो वनरेबल ग्रुप्स थे, जिनके पास खाने का सामान नहीं था, उनको फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देना। इसके बेनिफिशियरीज कौन थे, तो नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जो लोग आते थे वो, और वो कौन कौन से थे, तो अंत्योदय अन्न योजना के द्वारा, और जो जिनकी प्राथमिकता वाले परिवार थे यानी कि जो गरीबी रेखा से बहुत नीचे थे, उनको इसमें शामिल किया गया। तो ये कुछ और भी फॉर्डर पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसकी कंटिन्यूएशन देख लेते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से लेकर ये 5 साल तक है। इसको उस समय लॉन्च किया गया, तब ये 1 जनवरी 2024 तक ये था, 5 साल के लिए। इस बात को आप याद रखेंगे। और गवर्नमेंट ने इसमें 11.80 लाख करोड़ रुपए लगाए। तो आप देखिए कितना महत्वपूर्ण ये इनिशिएटिव था भारत सरकार के नज़र में। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है वो 2013 में पास किया गया था, और उसी के अंतर्गत जो है वो खाद्यान्न वितरण किए गए। आप इस बात को याद रखेंगे। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब पारित किया गया, तो 2013 में। आप इस ईयर को भी याद रखेंगे। फिर आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च करी गई, तो 15 अगस्त 2014 को ये अनाउंस किया गया। आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 2014 को ये अनाउंस किया गया। और लागू कब हुआ, लॉन्च कब हुआ, 28 अगस्त 2014 को। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि 28 अगस्त को ये लागू हुआ, 15 अगस्त को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। और इसका प्रकृति क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी लोगों को का वित्तीय समावेशन हो, फाइनेंशियली लोगों को मजबूत किया जा सके, बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। ये सारी चीजें आपको पता भी होगा। इसमें जनधन, आधार और मोबाइल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए जाते थे। तो ये सारी चीजें आपको पता भी होंगी। फिर आया आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। चूंकि हेल्थ भी हमारे पॉवर्टी से जुड़ा हुआ एक इंडिकेटर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च हुई, तो ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई। आप इसका ईयर और इसका डेट दोनों याद रखेंगे इन सारी पॉलिसीज का। कहाँ लॉन्च हुई, तो रांची, झारखंड में ये लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और इसमें वित्तीय सुरक्षा दी जाती है। आप लोगों को पता भी होगा, 5 लाख तक की कवरेज होती है पर फैमिली पर ईयर की। इसमें गरीब और ग्रामीण जो परिवार हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी जो वित्तीय बोझ है उसको कम करने के उद्देश्य से। फिर मनरेगा के बारे में अभी हमने कुछ लेक्चर्स पहले ही डिस्कस किया था। तो इसको लॉन्च कब इम्प्लीमेंट किया गया, 2 फरवरी 2006 को, मनरेगा एक्ट 2005 के अंतर्गत। इसमें शुरू में 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च की गई। आप इस बात को याद रखेंगे। पूरा कवरेज मनरेगा का पूरे भारत में कब से शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 2008 से। अभी वीवी जी राम जी ने मनरेगा को रिप्लेस किया है, तो मनरेगा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही पॉलिसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीवी जी राम जी और मनरेगा। तो ये इसमें 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। बाकी सारी चीज़ें आप PDF डाउनलोड करके कल टेलीग्राम से रिवाइज कर लीजिएगा।
फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो शहरी क्षेत्रों के लिए और एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 25 जून 2015 को, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास भी होना एक व्यक्ति को गरीबी से बाहर या गरीबी के अंदर धकेल सकता है, तो इसीलिए हम इस पॉलिसी को भी देख रहे हैं। इसमें ग्रामीण आवास मिशन भी लॉन्च किया गया और ये कब से प्रभावित हुआ? 1 अप्रैल 2016 से ग्रामीण जो कंपोनेंट था आवास का। इसमें हाउसिंग लोगों को लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि पक्का जो आवास होगा, जिन लोगों के पास आवास की व्यवस्था नहीं होगी उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। जो अर्बन एरियाज है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और जो ग्रामीण इसका कंपोनेंट है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि अर्बन एरियाज में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसको देखेगा, लागू करेगा, और रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप इन दोनों डिस्टिंक्शंस को डिफरेंशिएट करके याद रखेंगे। फिर आता है पीएम किसान। पीएम किसान कब लॉन्च किया गया? तो ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया और कब से प्रभावी हुआ यानी कि ऑपरेशनल हुआ? तो 1 दिसंबर 2018 से ये प्रभावी हुआ। और 24 फरवरी, सॉरी यहाँ पे शायद इंटरचेंज हो गया है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये ईयर मेरे को कुछ गलत लग रहा है। आप एक बार देखिएगा, इतना डेटा इकट्ठा करना होता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये 100% सेंट्रल फंड इसको गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। 6,000 रुपए 3 इक्वल स्टेट इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 2-2 हजार की किस्तें मिलेंगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत। फिर आता है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन आपका लॉन्च हुआ 15 अगस्त 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और इसमें क्या होगा? तो कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन सबको मिलेगा रूरल हाउस होल्ड में, यानी कि पीने योग्य पानी, हर घर जल इसका प्रोग्राम का नाम है, आप याद रखेंगे। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ और ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। लोगों को साफ पानी मिलेगा, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा, तो पॉवर्टी भी कम होगी। स्वच्छ भारत मिशन आप सबको पता है, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसमें ग्रामीण इसका कंपोनेंट है और शहरी भी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये दोनों इसका कंपोनेंट है। इसमें यूनिवर्सल सैनिटेशन, क्लीनलीनेस वगैरह प्रोवाइड करने का उद्देश्य था। इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया था? 2 अक्टूबर 2019 तक का फेज 1 का टारगेट था। फेज 2 में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और ओडीएफ स्टेटस को जो कि मिला है उसको सस्टेन करने का लक्ष्य रखा गया। आप सब बहुत स्मार्ट हैं, आपने ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी, मैंने रिवाइज करा दी। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। जैसे बिजली का होना और ना होना भी हम मापते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत। तो ये कब लॉन्च किया गया? तो ये 25 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना। विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसमें यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई और इसमें सभी ग्रामीण परिवारों को जो इच्छुक हैं, जिनके पास बिजली, सभी ग्रामीण परिवारों को और शहरी क्षेत्र में जिनके पास बिजली नहीं है उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया। कनेक्शंस दिए गए। इसमें 2.86 करोड़ जो परिवार हैं उनको बिजली पहुंचाई गई है। और इस मिशन का, इस पॉलिसी का कंप्लीशन कब हुआ? तो 31 मार्च 2022 तक। आप इसको भी याद रख लीजिएगा, 31 मार्च 2022 की डेट को। अब देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो ये क्या करंट अफेयर्स है कि केरला ने घोषित किया है कि केरल स्टेट में, जो जिसका नाम कि अब केरलम हो गया है, केरलम में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो गई है। और ये कब घोषणा की गई? इनके सीएम पिनरई विजयन जी के द्वारा। तो 1 नवंबर 2025 को केरला बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। आप इस फैक्ट को याद रखेंगे कि देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां पे अत्यधिक गरीबी से जो कि मुक्त हो गया है, तो वो है केरलम राज्य। और इस पॉवर्टी एलिविएशन की स्टेट लेवल पे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 2021 में। बाकी सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपको लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक राइट बेस्ड और कम्युनिटी लेड
इसका अप्रोच था, यानी कि हमने जन भागीदारी भी की और सरकार ने लोगों के अधिकारों को समझा भी। अब देख लेते हैं जो हमारे लिए दूसरा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये है गंगा सॉफ्टशेड कछुआ। ये न्यूज में रहा है। ये न्यूज में क्यों रहा है कि भारत में पहले जो है, भारत का पहला सैटेलाइट टैग गैंगेज सॉफ्टशेल टर्टल, इसको रिलीज किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व असम में। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि 15 मई 2026 को काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, उसमें भारत का पहला सैटेलाइट टैग गंगा सॉफ्टशेल कछुआ जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो इस बार एक बार आप इसको देख लेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है नीलसोनिया जेंजेटिका। आपने इसकी शक्ल देख ली। ये जो है देखिए, ये नैरो इसका हेड है, ऐसे इसका हेड है। आपने इसको जब देख लिया तो आपको याद भी रहेगा। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो नदियों में, लेक्स में, रिजर्वॉयर्स में, जो कि जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन मिला है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। और ये बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी के बैलेंस के लिए भी अच्छा है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे, निल्सोनिया गैंगेटिका। ये मीठे पानी का सॉफ्टशेल टर्टल है, फ्रेश वाटर में जो कि पाया जाता है। ये ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उत्तरी तट है वहां पे ये इसको छोड़ा गया है। इसका लोकेशन है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। किस नदी में, तो ब्रह्मपुत्रा में। अगर दे दिया कोई और नदी कि असम के इस नदी में छोड़ा गया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसे ही आयोग जो है आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। और ये संकटग्रस्त कैटेगरी में है। तो आइए और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं फैक्ट्स। तो साइट्स के किस अपेंडिक्स में है, तो अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। और इसका एरो हेड, इसकी जो शक्ल है, इसका सिर का ऊपरी भाग है वो तीर के आकार का है, ये इसकी विशिष्टता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस और महानदी रिवर सिस्टम्स में पाया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसको सैटेलाइट से टैग क्यों किया गया, क्योंकि हमें समझ में आया कि इसका मूवमेंट कैसा होता है, इसके जो होम रेंज है, इसके हैबिटेट है वो कहाँ है, और ये जो क्रिटिकल इसके हैबिटेट्स हैं उसको भी फिर कैसे बचाया जाएगा, इसके पॉपुलेशन को कैसे और बढ़ाया जाएगा नेस्टिंग और ब्रीडिंग के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें करने में हमें जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स होंगे उसको हम मॉनिटर और मैनेज कर सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के बेसिन में। तो अब जब हम आसाम पहुंच गए हैं, तो आसाम के इतिहास से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं स्टैटिक में। तो असम में जो डायनेस्टी थी, सबसे पहले तो आपको याद रखना है वो कौन सी डायनेस्टी थी, तो वो था अहोम राजवंश। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये कब से कब तक था, तो 1228 से 1826 ईस्वी तक अहोम राज यहाँ पे था। ये भी ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी में ये राज्य जो था वो था इस्टेब्लिश। इसके संस्थापक कौन थे, तो ये सुकाफा इनको कहा जाता है, सुकाफा। आप फाउंडर का नाम याद रखेंगे, फाउंडर इसके सुकाफा थे। और ये तीसन जो प्रिंस थे, मोंग माओ का जो ताइसान था, उनके राजकुमार, इनसे ये जो डायनेस्टी है उसकी ओरिजिन समझी जाती है। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए जो डेट है 1228 से 1826, अहोम किंगडम, ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे था। और सुकाफा ये इसके फाउंडर थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पटकाई माउंटेन जो रेंजेस हैं वहां पे ये लोग पाए जाते थे। और इनका पहला कैपिटल क्या था, तो ये चराई देव जो जगह है यहाँ पे असम में, ये इनका पहला कैपिटल था। आप इसको याद रखेंगे। ये ब्रह्मपुत्रा वैली में लगभग 600 साल पहले इनका जो राजकाज था, ये शासन था, वो चल रहा था। और ये मुगल्स का जो एक्सपेंशन था, इसकी वजह से इनको थोड़ा समस्या होती रहती थी। इनके बीच लड़ाई झगड़ा, युद्ध वगैरह चलता रहता था। तो आइए देख लेते हैं मुगल्स के साथ इनका कौन सा इन्होंने युद्ध लड़ा। तो मुगल्स ने इनके ऊपर 17वीं शताब्दी में अटैक किया। मीर जुमला का इन्वेजन कब हुआ, तो 1662 में। मुगल फोर्सेस जो थी वो मीर जुमला के अंदर इन्होंने गर गांव को
जो कि अहोम का कैपिटल था, अहोम किंगडम का जो कैपिटल था गढ़गांव, उसको इन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया। मीर जुमला ने 1662 में इस यहाँ पे अटैक किया। आप इसको याद रखेंगे। बैटल ऑफ सराय घाट कब हुआ? तो 1671 ईस्वी में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ सराय घाट 1671। 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में से फिर 6 डिक्रीज कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, 1671। 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट हुआ। और इसके जो लीडर थे जिन्होंने इस बैटल में भाग लिया वो कौन थे? लचित बरफुकन। इन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। और 1682 में जो मुगल्स का इन यहाँ पे जो कैप्चर था, इन्फ्लुएंस था, वो खत्म हो गया। तो आप इसको याद रखेंगे। और लचित बरफुकन के बारे में आप क्यों याद रखेंगे? क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ जो सराय घाट था उसमें इन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की। और इनका स्टैचू ऑफ वेलर, जिसको बहादुरी का स्टैचू कह सकते हैं, वो कितना ऊंचा बना है असम में? तो 125 फीट का बना है, जिसमें 84 फीट टॉल जो है ये हैं। और जिस पेडेस्टल पे रखा है वो 41 फीट है। असम के कहाँ पे? तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अनवील किया, यानी कि पदार्पण इसका किया था, लोकार्पण किया था, सॉरी। तो ये आप याद रखेंगे कि कहाँ पे? जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में लचित बारफुकम मैदाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे ये बनाया गया है। आप इसको याद रखेंगे। तो अहोम किंगडम की कुछ हिस्ट्री है, आप इसको याद रख इसको रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। ट्रीटी ऑफ यांदबू कब हुआ? तो 1826 में। आपने इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो बर्मीज इन्वेजन हो गया था असम पे, फिर उसके अगेंस्ट में अंग्रेजों ने लड़ाई करी, इसको ट्रीटी ऑफ यांदबू कहते हैं 1826 में। फिर एक और करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? तो यूनेस्को ने 46वीं वर्ल्ड हेरिटेज जो कमिटी, उसकी जब मीटिंग हुई जो कि नई दिल्ली में हुई, उसमें इन्होंने कुछ लोकेशंस को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया। और उसमें कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण साइट जो था असम से था, तो वो ये थे मोइदाम्स। जो मोइदाम जो थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ मोइदाम, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक बुरियल साइट्स हैं, यानी कि लोग जब मर जाते हैं तो उनको यहाँ पे दफनाया जाता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आसाम गए हैं हम, तो घूम फिर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो ये शाही समाधि टीला परंपरा को रिप्रेजेंट करता है, टाई अहोम किंग्स से रिलेटेड है। और ये चराई देव जो नेक्रोपोलिस है, यानी कि जो चराई देव जगह है, वहां पे ये देखने को मिलते हैं। और किन पहाड़ों के फुटहिल्स में है ये? तो पतकाई रेंजेस में है, जो कि ईस्टर्न असम में है। 13 से 19 सेंचुरी के बीच में इनका पीरियड है, बनाया गया। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है। तो मोइदाम्स आप याद रखेंगे, ये लगभग 90 हैं इनकी नंबर्स अगर काउंट करी जाए तो। ताई या होम की जो अंत्येष्टि वास्तुकला है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ये लोगों को बरी किया जाता था डेथ के बाद में। तो आप इनको ये इमेज देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, यहाँ पे इनको बरी किया जाता था। तो इसका क्या स्ट्रक्चर है? तो एक तो वॉल्ट और बरियल चैम्बर होगा, ऑफ कोर्स, जहाँ पे कि मृत व्यक्ति को रखा जाता था। मिट्टी का टीला आपने अभी देखा कि एक टीला नुमा है, उसमें अंदर जो है वो बरियल वॉल्ट है, चैम्बर है, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। और जो सबसे ऊपर है श्राइन का शिखर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना होता है, यानी कि सबसे ऊपर टीले के ऊपर श्राइन बना होता है। ऑक्टागोनल वॉल होते हैं इसके चारों तरफ। और ये जो प्रवेश द्वार है वो आर्च्ड गेटवे है। तो ये हो गया इसका बेसिक आर्कियोलॉजी। यहाँ से सवाल आपको नहीं पूछेगा आर्किटेक्चर इसका, पर ये पूछेगा कि मोहदाम्स कहाँ है, किन किंगडम से ये रिलेटेड है। तो इनमें क्या क्या रखा जाता था? जो इंसान मर जाता था तो उसके लिए भोजन, घोड़े, हाथी, आभूषण और अदर पर्सनल बिलोंगिंग्स वगैरह उसमें रखी जाती थी। और ये चराई देव जो है वो असम में है, ईस्टर्न असम में। फर्स्ट कैपिटल ऑफ ताई होम किंगडम, तो आप इसको याद रखेंगे। और चराई देव में ही ये सारे बुरियल साइट्स, ये मोइदम जो हैं वो पाए जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में 2024 में इंस्क्राइब किए गए हैं। तो जब असम आए हैं तो आपके लिए मैंने यहाँ पे मैप इकट्ठा कर दिया है। तो एक बार हम देख लेते हैं जो मेजर हिल्स हैं। तो आपको यहाँ पे मिकिर हिल्स देखने को मिलेगा, उसके साउथ में रेंगमा हिल्स मिलेगा,
फिर आपको उसके साथ में बरैल हिल्स मिलेगा, और फिर आगे आपको चाचर प्लेन्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी बहती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे मजूली आइलैंड है। तो इस तरीके से आपको मैप देखने होते हैं। जैसे आप फ्री टाइम में बैठे हैं, पढ़ने का मन ना किया तो एटलस उठाया आपने, आज आपने आसाम पढ़ा है तो असम को आपने मैप वाइज देख लिया। तो ऐसे आप मैप का काम करेंगे। यहाँ पे दिहिंग है, फिर दिसांग है, फिर धनसिरी है, फिर कोलोंग है। ऐसे आप नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट रिवर सिस्टम्स को भी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर यही है असम के कुछ मेजर रिवर्स। तो आप ऐसे वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट जब एक बार अरेंज कर लेंगे तो आपको ये सारी याद हो जाएंगी। फिर असम में कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको एक बार मैं आपके लिए लोकेट कर दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएंगे। तो रायमोना नेशनल पार्क आपको इधर दिखाई दे रहा है, फिर आपको मानस नेशनल पार्क है, फिर औरंग नेशनल पार्क, फिर नामेरी, फिर काजीरंगा, फिर दिहिंग पतकाई, फिर डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो गए। तो अब असम आए हैं तो यहाँ से चार जो अभी करंट में न्यूज में रहे हैं जीआई टैग्स, उनको देख लेते हैं। तो कौन कौन से जीआई टैग्स हैं? करबी एंगलोंग हैंडलूम्स को जीआई टैग दिया गया है। बीहू पेपा को ये जीआई टैग दिया गया है, ये मुंह से बजाने वाला एक यंत्र है। बैम्बू क्राफ्ट्स को, यानी जो कि बांस से बने हुए जो डेली यूसेज के सामान हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है। देवरी हैंडलूम्स को, ये देवरी ट्राइब्स के द्वारा बनाई जाती है। तो आप इस बात को भी याद में रखेंगे कि देवरी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, तो असम में पाई जाती है। इनके द्वारा जो हैंडलूम्स हैं उनको जीआई टैग मिला है। अब मिजोरम से जुड़ा एक करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। मिजोरम जिंजर मिशन लॉन्च किया गया है, और किसने लॉन्च किया? तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने 189.79 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है मिजोरम जिंजर मिशन, इसको लॉन्च किया है। तो ये कब लॉन्च किया गया? 13 मई 2026 को। आप डेट याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां से बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। तो मिजोरम जिंजर मिशन कब लॉन्च किया गया? 13 मई 2026 को। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने लॉन्च किया। अगर प्रधानमंत्री दे दे कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया तो वो गलत स्टेटमेंट होगा। और कहां पे लॉन्च किया इस, और जो सीएम है मिजोरम लाल दुहोमा, उनके साथ में इन्होंने लॉन्च किया, ये दोनों लोगों ने मिलकर इससे। और इसकी मिनिस्ट्री क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 189.79 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो अदरक का उत्पादन किया जाएगा और इसका वैल्यू चेन जो है उसको डेवलप किया जाएगा। इसका नाम ही है मिजोरम जिंजर मिशन। और ये क्यों लॉन्च किया गया होगा? क्योंकि मिजोरम में स्पेशल टाइप का जिंजर पाया जाता होगा, तो ये जीआई सर्टिफाइड है, इसको जीआई टैग मिला है, यानी इसको और प्रमोट किया जाएगा, इसको वैश्विक स्तर दिया पे प्रमोट किया जाएगा। इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज हेल्प कर रही हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, साथ के साथ नाबार्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अपीडा जैसी संस्थाएं इसमें हेल्प कर रही हैं। तो ये सारी बातें आपको याद में रखना होगा। इसमें क्या, इसकी क्या प्रमुखता है? तो जो मूल्य का अंतर होगा वो किसानों को मिलेगा, साथ के साथ जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उसको कम किया जाएगा, प्रोसेसिंग बेहतर करी जाएगी, मार्केटिंग और मार्केट का एक्सेस किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये जो स्पेशल जिंजर है जिसको जीआई टैग मिला है वो उसको प्रमोट किया जाए, प्रोडक्शन बेहतर किया जाए। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जीआई टैग का मतलब क्या होता है। तो जीआई टैग जो है वो एक विशिष्ट तरीके का स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन, यानी कि एक विशिष्ट भौगोलिक जगह पे उत्पन्न होने वाला कोई प्रोडक्ट हो, उसको दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या उसमें अलग तरीके की स्पेशलिटी होती हैं जो कि और जगह नहीं पाई जाती हैं। यानी कि एक तरीके का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, और ये उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी प्रतिष्ठा और विशेषता को ध्यान में रखकर जोग्राफिकल इंडिकेटर ही नाम है कि उस जोग्राफी को वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, यानी कि इसका भौगोलिक मूल से इसको जोड़ता है। अब ये पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत इसको रिकॉग्निशन मिली है जीआई टैग को, ट्रिप्स अग्रीमेंट के रूप में। तो ये जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है वो भी हेल्प करता है उस प्रोडक्ट को और वैश्विक स्तर पे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो कृषि उत्पाद हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, वाइन, स्पिरिट्स,
हस्तशिल्प, औद्योगिक उत्पाद, इन सब में इन सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जाता है, तो इनकी गुणवत्ता और विशेषता के बेसिस पे। तो इन्हीं सारी चीजों को मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिया है कि ये इनको कानूनी संरक्षण मिलता है, लीगल प्रोटेक्शन भी, इनका विशिष्ट उपयोग किया जाता है, साथ के साथ इनके दुरुपयोग इनमें अगर कोई और इनका नकल करे या फिर भ्रामक प्रस्तुतिकरण करे उसको भी रोक लगता है, साथ के साथ इनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होता है, तो कोई भी व्यापारियों का समूह, संघ या संगठन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। विशिष्टता दर्शाने वाले ऐतिहासिक अभिलेख भी है, उनको प्रूफ के रूप में प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इनका विस्तृत उत्पादन प्रक्रिया इनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में देखने को मिलेंगी, फैक्चुअल बेसिस पे तो आपको नहीं मिलेगा। फैक्चुअल बेसिस के लिए मैंने नोट डाउन कर दिया यहाँ पे, फैक्चुअल सवाल के लिए क्या होगा। तो पेरिस कन्वेंशन कब लागू किया गया, तो 1883 में। ये क्या करता है, तो औद्योगिक संपदा अधिकार दिलाता है, जिसमें जीआई टैग भी शामिल है। लिस्बन एग्रीमेंट कब लॉन्च किया गया, तो 1958 में इंटरनेशनल लेवल पे। और ये क्या करता है, तो इसमें आप प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन के लिए अपील कर सकते हैं। लिस्बन अग्रीमेंट के अंतर्गत लिस्बन सिस्टम में एक केंद्रीकृत फाइलिंग और कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो सारे संरक्षण के लिए मिलजुल के काम करती हैं। मैड्रिड सिस्टम क्या है, तो ये भी ट्रेडमार्क के अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण हेतु मैड्रिड सिस्टम है। आप बस याद रखेंगे कि किस लिए मैड्रिड सिस्टम है, तो अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। तो अब जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो भारत से जुड़े हुए जीआई टैग्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है, तो जीआई रजिस्ट्री जो है भारत की वो कहाँ पे है, तो चेन्नई तमिलनाडु में है। एक सवाल तो आपको यही बन जाता है कि कहाँ पे है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। पहला जीआई टैग कौन सा है, तो भारत का दार्जिलिंग टी है, आप इसको याद रखेंगे, दार्जिलिंग टी पीजिए, बहुत अच्छी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो जीआई टैग्स हैं राज्यों से, वो मैंने नोट डाउन कर दिए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे कि झारखंड में सोराई कोआर पेंटिंग है। मैं यूपी के जीआई टैग्स को एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और भी जीआई टैग्स हो सकते हैं, आप एक बार गूगल करके चेक कीजिएगा। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो खुर्जा पॉटरी हो गई, वो उत्तर प्रदेश से है। महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ये भी उत्तर प्रदेश में इसको जीआई टैग मिला है। मणिपुरी तरकशी, ये भी जीआई टैग इसको मिला है। संबल हॉर्न क्राफ्ट जो है वो भी, इसको भी जीआई टैग मिला है। एग्रीकल्चर मलिहाबाद दशहरी मैंगो जो है, और काला नमक चावल, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। मलिहाबाद के आम आप खाएंगे तो समझ जाएंगे क्यों जीआई टैग मिला है, बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। आप कभी जाइए लखनऊ तो मलिहाबाद के आम खाएं। उड़ीसा में कोनाक स्टोन कार्विंग को भी जीआई टैग मिला है। आपके कंदमल हल्दी को, कोरापुट काला जीरा राइस को भी मिला है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा, उड़ीसा में कोरापुट काला जीरा राइस है और उत्तर प्रदेश में काला नमक राइस है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में जो जीआई टैग्स मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर में कानी शॉल को मिला है जो कि हैंडीक्राफ्ट में दिया गया है। रामबान सुलाई हनी जो है उसको एग्रीकल्चर में। कश्मीर सैफ्रॉन, इसको भी कश्मीर यूटी जो है कश्मीर का, उसमें जीआई टैग मिला है। पुदुचेरी में आपको टेराकोटा वलिनारूर टेराकोटा वर्क्स को जीआई टैग मिला है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। लद्दाख के पश्मीना वूल को भी जीआई टैग मिला है, हैंडलूम सेक्टर में, हैंडलूम के उसमें। ज्वाइंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स भी कुछ राज्यों में है, यानी कि दो तीन राज्य मिलके एक चीज उगाते हैं, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे कर्नाटक और केरला में मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफी और मॉनसून मालाबार अरेबिका कॉफी, ये केरला कर्नाटका दोनों में है, इनको जीआई टैग मिला है। केरल तमिलनाडु में क्या है, तो अलिपी ग्रीन कार्डमम जो है वो दोनों जगह पाई जाती है, इसको जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पे वर्ली पेंटिंग जो बनती है इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे जो बासमती चावल उगता है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पे फुलकारी जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। और मणिपुर और नागालैंड में जो चकहाव है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उनसे जुड़े हुए स्टैटिक टॉपिक्स। तो अब हम देख लेते हैं कुछ पीवाईक्यूज।
तो PYQs पॉवर्टी और बाकी टॉपिक से जुड़े हैं। PYQs इसलिए हैं क्योंकि आप ये ना कहें कि मास्टर तुम कुछ भी पढ़ाते हो। तो PYQs जो है वो, उसमें पहला है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा, ये कब इस्टेब्लिश किया, ये पब्लिश किया गया। तो आप इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये किसने लिखा। ये दोनों चीजें आप बताएंगे। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको मैं पिन करूंगा उस कमेंट को। ये आपको ईयर आपको बताना है और राइटर बताना है। दूसरा जो PYQ है, आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे खुद से घर पे भी, तो आप यहीं सॉल्व कीजिए। दूसरा PYQ कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है, वो गलत मैच किया गया है। तो SC बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, फ्रैंक मोरेस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। इनमें से किताबें, आप देखिए किताबों के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें से कौन सा गलत मैच है। मेरे को पता है कौन सा गलत मैच है, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। फ्रैंक मोरेस जो है वो इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये गलत मैच है। अब आपका होमवर्क ये है, आप ये बताइए कि फ्रैंक मोरेस ने कौन सी बुक लिखी। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी बुक फ्रैंक मोरेस ने लिखी है। आप इस चीज को बताइए। ये बाकी किताबें आप याद करिएगा। SC बोस ने इंडिया स्ट्रगल लिखी, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया लिखा, राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा। तो ये तीनों किताबें आपको याद होनी चाहिए। अब फ्रैंक मोरेस का बताइए इन्होंने कौन सी बुक लिखी है। ये आपको सवाल देखने को मिल सकता है। गांधी जी के अनुसार क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस कौन सा है। तो आपको पता भी है कि गरीबी का होना सबसे बुरी तरीके का वायलेंस है, यानी कि हिंसा है, गांधी जी ने कहा था। तो ये सवाल इसलिए है ताकि आपको समझ में आए कि ये टॉपिक्स क्यों आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे कि व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन असम एस्टैब्लिश, ईयर वाइज भी सवाल पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि आपका एक बहुत ही 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है वो आयोग का बहुत फेवरेट है। जैसे विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड। तो ये आपका 5th 5 ईयर प्लान था, और 5th 5 ईयर प्लान ने बोला कि हमें पॉवर्टी खत्म करनी है, यानी गरीबी कम करनी है। और पॉवर्टी हटाओ का नारा किसने दिया, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गरीबी हटाओ। फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन से जो लीडर थे उन्होंने 1857 की क्रांति में असम में भाग लिया था। तो आप इस ऐसे ये सारे PYQs मैंने इसलिए इकट्ठा किए हैं कि आपके सोचने का जो डायमेंशन है वो थोड़ा ब्रॉडन हो। आप देखें कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एक टॉपिक से, एक टॉपिक आप पढ़ें तो उससे आप 4 टॉपिक को रिलेट कर सकें। तो इसमें मनीराम दत्ता जो दीवान थे, उन्होंने असम में 1857 में लड़ाई लड़ी थी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो भी अब आप याद कर लीजिए। और ये QR कोड है, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF कल मिलेगी। आज वीडियो देखिए, कल PDF से रिवाइज कीजिए। ऐसे आपका 2 रिवीजन तो अभी हो जाएगा, फिर एग्जाम से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं Day 9 के साथ में। थैंक यू, टेक केयर।